बजट 2026 कैसा है और आगे इसमें क्या फ़ायदे होंगे लोगों को और इसको कितना नंबर दिया जाएगा, इस पर हमारे से बात करने के लिए हैं पीयूष दोषी जी, द को फाउंडर ऑफ फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी जो बजट आया उस पर आपकी क्या राय है, कितना नंबर देना चाहेंगे आप उसको? मैं इस बजट को करीब 10 में से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो लास्ट ईयर सरकार ने पहले ही जो हमारे इनकम टैक्स को कम कर दिया था, बाद में जीएसटी की दरों में भी काफ़ी कमी कर दी थी, तो सरकार के पास जो फिस्कल हेडरूम जिसे कहते हैं वो कुछ ज़्यादा था नहीं। तो इस बजट से हमारी उम्मीदें यही थी कि जो रिफॉर्म्स, जो आर्थिक सुधारों की दिशा में क्या काम हो सकता है, जिसकी वजह से जो आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत निवेश की, इन्वेस्टमेंट की है, और ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है। तो हमारी नज़र इसी पर थी कि इस बजट में ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिससे निवेश को बढ़ावा मिले, जो निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, खास तौर से विदेशी निवेशकों को लाने की ज़रूरत है, और टूरिज़्म का सेक्टर उसमें क्या हो सकता है। तो उस दिशा में सरकार ने कुछ ज़रूर सुधार किए हैं, कुछ नई पहलें की है, कुछ नई नीतियाँ लाए हैं, और हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ और किया जा सकता था, बट सही दिशा में। तो टूरिज्म सेक्टर में जैसे अभी बात हो रही थी कि 10,000 गाइड होंगे करीबन 20 टूरिस्ट सेक्टर पे, टूरिज्म जो डेस्टिनेशंस हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, हब बनेगा। इस पर आपकी क्या राय है कि इसमें हम कितना आगे बढ़ पाएंगे और एक माइलस्टोन क्या होगा इसका? देखिए, टूरिज्म गाइड, एक अच्छे टूरिस्ट एक्सपीरियंस के लिए अच्छे गाइड ज़रूरी होते हैं। तो अगर हम 10,000 अच्छे गाइड्स हमारी जो 20 महत्वपूर्ण टूरिस्ट जो जगह हैं वहाँ पर ला पाएँ, तो उससे बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन देखना ये होगा कि हम इसे सही तरीके से कर पाते हैं या नहीं। हमें इसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस स्कीम को चलाना चाहिए, ताकि ये जो टूरिज़्म गाइड का अपग्रेडेशन का काम है ये अच्छी तरह से हो पाए। इसके अलावा भी कुछ टूरिज़्म में सरकार ने अनाउंसमेंट की है। मेडिकल टूरिज़्म में खास तौर से बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है कि चैलेंज मेथड से 3 मेडिकल टूरिज़्म हब बनाए जाएंगे हमारे देश में। मेरा मानना है कि ये मेडिकल टूरिज़्म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ कुछ जगहों पर ये पहले ही हो रहा है, पर अगर हम इस तरह से के हब बनाएं जहाँ पर कि अस्पताल भी हों, उनकी स्किलिंग भी हो, रिसर्च भी हो, तो हम काफ़ी कुछ विदेशियों को इसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ ट्रैकिंग के जोन, कुछ कोस्टल टूरिज्म, ये सब डेवलप करने के पॉइंट दिए गए। डिटेल में अभी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी टर्टल जोन बनाने टर्टल कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा सर एक सवाल है जो कि जनरली हर बार बजट में होता है कि सैलराइड क्लास को कुछ मिल जाए, कुछ टैक्सेशन छूट मिल जाए, या जो पुरानी और ओल्ड स्कीम नई स्कीम चल रही है, इस पे कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो इस पे क्या लगता है आपको, ठीक है या होना चाहिए था? देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहूँगा। एक तो ये, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पिछले साल बहुत बड़ी छूट दी गई थी सैलरीड क्लास को। आज अगर हम देखें हमारे देश में, तो इनकम टैक्स देने वाले कुल 2.5 करोड़ लोग हैं। तो पूरी जनता का सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, राइट? तो इसमें अगर हम इनकम टैक्स की छूट और बढ़ाते हैं तो वो 2.5 करोड़ से भी कम होकर 2 करोड़ हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। हमें तो ज़रूरत यह है कि कुछ ज़्यादा लोग, चाहे कम ही दें, पर ज़्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आए। पर मैं ये भी कहूँगा कि हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि बजट से हमें इनकम टैक्स में छूट मिले, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकम उतनी ही रहेगी, अब उसमें टैक्स कम हो जाए तो मैं ज़्यादा बचा पाऊँ। हमें बजट में ये देखना चाहिए कि क्या ऐसे प्रावधान किए हैं कि जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आए। अगर अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो जो लोग हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उन्हें ज़्यादा अवसर मिलेंगे, उनकी सैलरीज बढ़ेंगी, तो वो अपने आप ज़्यादा इनकम टैक्स देने में सक्षम होंगे। तो हमें बजट पे फोकस इस बात पे ज़्यादा करना चाहिए कि इससे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी कि नहीं, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं आई तो फिर इनकम टैक्स की छूट से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सब महंगा होता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तो कंपनियां आपके पीछे भागेंगी कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो कंपनी आपको 20% ज़्यादा दे देगी। आपको इनकम टैक्स से क्या लेना, आपकी सैलरी बढ़ने में आपका ज़्यादा जोर होना चाहिए। अगर मार्केट में जॉब्स नहीं होंगी तो फिर आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। रोजगार की बात। इसी में एक पॉइंट था सर, एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को भारत में निवेश की अनुमति 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना लगता है आपको? देखिए, इसका इम्पैक्ट ये एक सही दिशा में कदम है, क्योंकि इस समय हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में निवेश कम हो रहा है। जो नेट एफडीआई है, जो लास्ट ईयर नेगेटिव हो गया था। अच्छा। तो जो हमारे देश में पैसा आ रहा है निवेश के लिए, उससे ज़्यादा पैसा देश के बाहर जा रहा है। तो हमें देश में हर तरफ से निवेश लाने की ज़रूरत है। ये एक तरीका है। अगर हम
जो भारतीय लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर निवेश में ज़्यादा छूट देते हैं, तो वो अपना पैसा यहाँ पर लगाएं, वो आने को तैयार है। हमें तो निवेश के सारे दरवाजे खोल देना चाहिए, जो भी हमारे देश में निवेश करना चाहता है उसे आने देना चाहिए। इससे क्या होगा, आज हम कहते हैं कि जो एक छोटा उद्यमी है, जो हमारे उद्योग हैं, वो क्यों नहीं प्रतिस्पर्धा में सक्सेसफुल हो पाते, क्योंकि जो हमारा कैपिटल है उसकी लागत बहुत ज़्यादा है, 8-10%, 15%। तो कैपिटल की लागत कैसे कम होगी? हम जब हर तरह से अपने देश में कैपिटल लाएंगे, FDI लाएंगे, तो जो हमारा कैपिटल है उसकी कॉस्ट कम होगी और उससे हमारे उद्योगों को फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगा, पर हर जो भी इसमें जो हर कदम लिया जाता है उसकी तो मैं तारीफ ही करूँगा। लेकिन इससे फ़ायदा तो होगा ही। इससे फ़ायदा तो होगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर इस तरह का बजट हम सब कुछ सही चला तो एक अच्छा भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा? क्योंकि अभी जैसे बात हमेशा से होती रही है कि हम मोबाइल खुद बनाएं, चिपसेट खुद बनाएं, जो सारी चीज़ें विदेश से हम खरीदते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स है, वो सारा प्रोडक्शन हम भारत में करें, भारत के लोगों का इस्तेमाल हो, भारत का पैसा लगे। तो आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। जो पहली चीज़ वित्त मंत्री जी ने इस बजट में कही थी, जहाँ से शुरुआत की थी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, और उनका पहला 15 मिनट पूरा उसी तरफ था। उन्होंने चिप और यही नहीं बल्कि जो परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग है जैसे टेक्सटाइल, उसमें कई सारे उन्होंने निर्णय बताए हैं। जैसे कि फाइबर, एक हमारा सक्सेसफुल टेक्सटाइल हब बनने के लिए जो फाइबर होता है, जो चाहे वो नेचुरल फाइबर हुआ या फिर सिंथेटिक फाइबर हुआ, वो यार्न, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए उन्होंने विशेष नीतियाँ इस बार इस बजट में वो लाए हैं। उसके अलावा जो मेगा टेक्सटाइल हब की बात की है, जो अभी हमारे करंट टेक्सटाइल हब है जैसे त्रिपुर वगैरह, उनको भी अपग्रेड करने की बात की है। तो हमें सिर्फ इन नई चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना है। हमारा देश में अभी हमारी उन क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ पर ज़्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं, जो कि टेक्सटाइल वगैरह है, और वो इस बजट में उस तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है। नए क्षेत्रों की तरफ भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे रेयर अर्थ में हमने देखा कि जब चाइना ने उसको रोक दिया तो हमारी उद्योगों को दिक्कत होने लगी। तो कुछ ऐसे क्रिटिकल सेक्टर ज़रूर हैं जहाँ पर हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि हम खुद बना सकें। पर मैं ये भी कहूँगा कि हमें या किसी भी देश को सब कुछ अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ चाइना भी, जो कि दुनिया में करीब 4 ट्रिलियन का निर्यात करता है, वो भी करीब 3 ट्रिलियन का इंपोर्ट भी करता है, आयात भी करता है। कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है कि जो सामान बाहर सस्ता मिल रहा है उसे अगर हम अपने देश में महंगा बनाएंगे तो वो सामान का उपयोग करके जो कंपनी आगे निर्यात करने की कोशिश करती है वो निर्यात नहीं कर पाएगी। तो बोले भाई मुझे तो सस्ता रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा ना। तो जो चीज़ हम सस्ती बना सकते हैं हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ हम सस्ती नहीं बना सकते वो हमें बाहर से आने देनी चाहिए। हमें दरवाजा दोनों तरफ खुला रखना होगा। और फिर ये भी बात होती है ना कि अगर हम अपना दरवाज़ा बंद कर दें, हम आयात नहीं करने तो दूसरे देश कहेंगे आप तो हमारा माल खरीदते नहीं हो, हम क्यों खरीदें आपका। तो ये तो 2 वे स्ट्रीट है ना। इसलिए मैं कहूँगा कि जो FTA साइन हो रहे हैं, जैसे अभी EU के साथ हुआ, भाई हम उनकी कारें लेंगे तब तो वो हमारा टेक्सटाइल लेंगे। अगर वो थोड़ी बहुत महंगी कारें अच्छी बना ले रहे तो हमारा क्या जाता है, हमें सस्ती मिल जाएंगी। थोड़ी वाइन ले लेंगे, हमारे पास जो सस्ता है टेक्सटाइल, हम टेक्सटाइल में उससे कहीं ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो हमें दरवाज़ा दोनों तरफ खुला रखना चाहिए। तो सर इस बार के बजट में क्या लगता है आपको, कोई एरिया जो छूट गया हो या कुछ सुधार की जरूरत थी, कुछ उम्मीदें जो बची रह गई हो? मुझे ये लगता है कि जो आयात शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी का जो क्षेत्र है उसमें कुछ जगह छूट बढ़ाई है, कुछ सुधार किए हैं, लेकिन इसमें एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है। हमें हमारे यहाँ करीब कस्टम ड्यूटी में 8 से 10 अलग अलग स्लैब हैं, और जो हमारी ओवरऑल आयात शुल्क का जो लेवल है करीब 7-8% के आसपास है। तो हमें जिस तरह से हमने GST में स्लैब कम करके अब 3 स्लैब पे ले आए, इसी तरह से जो हमारे आयात शुल्क के स्लैब को भी कम करके 3 स्लैब पे लाने की जरूरत है। जैसे कि जो कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वो हम 0 से 2% में ले आए। जो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए वो हम करीब 5% पे ले आए, और जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो 10-12% के आसपास ले आए। तो इससे क्या होगा कि जो भी, क्योंकि आज कोई भी कुछ बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो आयात करना ही पड़ता है। पर अब इतने तरह के उसमें स्लैब्स होते हैं कि आप कुछ भी आयात करने जाओ वो आपका माल वहाँ पर कस्टम में फंस जाता है कि फिर उसमें उसके डिस्प्यूट चलते हैं कि भाई आपका तो इस कैटेगरी में आएगा, इसका इस कैटेगरी में आएगा। तो आपकी अगर वह स्लैब्स कम हो जाएंगे तो उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आपका माल तेज़ी से अंदर आएगा, तो आपका जो वो डेमरेज लग जाता है, जो कॉस्ट बढ़ जाती है वो बढ़ जाएगी। तो उससे हमारी
जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़। तो ये एक बड़े सुधार की जरूरत है। हो सकता है कि इस बड़े सुधार के लिए बजट के बाहर बड़ा काम करना पड़े, उसमें समय भी लगेगा, पर ये हमें उम्मीद थी कि इस दिशा में थोड़ा ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट होगा, जो नहीं हुआ। पर कुछ अच्छे हुए भी हैं। जैसे काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि जो SEZ होते हैं, तो क्या हो रहा है कि कई बार SEZ के पास क्षमता होती है मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन अगर एक्सपोर्ट में कमी आ गई तो अब हमारी वो क्षमता खाली पड़ी है, क्योंकि हम SEZ से जो डोमेस्टिक एरिया है वहाँ नहीं बेच सकते हैं। तो बजट में अनाउंसमेंट किया गया है कि एक सीमा तक हमारे SEZ से अब हम माल हमारे डोमेस्टिक एरिया में भी बेच पाएंगे एक लिमिटेड ड्यूटी पर। तो ये एक बड़ा सुधार है। ये उद्योगों की काफ़ी समय से मांग थी और इससे हमारे उद्योगों को मदद मिलेगी। और भी कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे टैक्सेशन में यह होता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं IT वगैरह में, जब वो यहाँ आती हैं तो काफ़ी समय तक चलता रहता है कि उनके ऊपर टैक्स दर क्या लागू होगी, और वो उनका जो टैक्स का जो एग्रीमेंट, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, वो सब नेगोशिएट होने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। उस अनसर्टेनिटी की वजह से बड़े घबराए रहते हैं कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, फिर बाद में डिस्प्यूट हो जाते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि बोले यार इंडिया में तो किसी चीज़ की वो सर्टेनिटी ही नहीं है। तो इस दिशा में कई सारे कदम लिए गए हैं कि भाई एक निश्चित समय में आपको दिया जाएगा कि आपका इतना टैक्स का आपकी वो रहेगी सीमा, और दूसरा कि उसकी भी सीमा तय कर दी गई, 15% तक आपको सेफ हार्बर मिल जाएगा। तो ये जो सुधार है, इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे भी इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद मिलेगी। थैंक यू सो सर, सर आपने अच्छा इंसाइट दिया बजट पे। हम बजट पे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। अभी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।